आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं जो कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि आप का जो मेन सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, तो ऐसे में ये जो वीडियो श्रृंखला है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोग जो है इसको रोज देखा करिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, किसी सभ्यता में क्या विशेषता होनी चाहिए कि उसे नगर सभ्यता कहा जा सकता है? तो देखिएगा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं इतिहास में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसी विशेषता हैं जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता कहते हैं। वहीं वैदिक सभ्यता को हम क्या कहते हैं? उसको जो है ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसी में पूछ रहा है कि किसी सभ्यता में ऐसी क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि उसे नगर सभ्यता कहा जाए। तो देखते हैं, पहला पॉइंट दिया हुआ है खपत से अधिक उत्पादन। जी हां, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। यदि खपत से अधिक उत्पादन हो रहा है, मतलब कि जो उत्पादन है वो अधिक है, खपत जो है कम है, मतलब कि बच जा रहा है, फिर उसको जो है आप व्यापार में प्रयोग कर सकते हो, बेच सकते हो। तो पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा दिया है व्यापार प्रणाली, मतलब कि उन्नत व्यापार प्रणाली। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है उत्पादन जो है खपत से अधिक था, तो उसको जो है बाहर जो दूसरी कंट्रीज थी वहां पर सप्लाई किया जाता था। विदेशों के साथ व्यापार था ना सिंधुवासियों का। व्यापार प्रणाली काफी मजबूत थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तीसरा बोल रहा है माल लाने ले जाने के आसान तरीके, मतलब कि आवागमन के साधन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखिएगा, माल लाने ले जाने के लिए मतलब जो आवागमन है उसके लिए उचित व्यवस्था किया गया था। यहां तक कि समुद्री रास्ते से दूसरे देशों तक भी सामान पहुंचाया जाता था। बंदरगाह मिले हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, जैसे लोथल वगैरह में। तो ये ठीक है। उसके बाद पांचवा दिया है नाप तौल के नियम। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नाप तौल के काफी सारी चीजें मिली है। तो ये कुछ विशेषताएं किसी सभ्यता में अगर देखने को मिलती है तो उसको नगरीय सभ्यता कहा जा सकता है। जैसे कि वर्तमान समय में देखिएगा, हमारी जो सभ्यता है इसको हम नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। अभी जो है खपत से अधिक उत्पादन होता है तो उसको बेचा जाता है, व्यापार प्रणाली उत्तम है, माल लाने ले जाने के आसान तरीके आज उपलब्ध है ना, सड़कों के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, नाप तौल के नियम है। तो ये सब जो है नगरीय सभ्यता की विशेषताएं हैं। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब 1, 2, 3, 4। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, देवराय प्रथम के विषय में क्या सही है? देवराय प्रथम जो कि विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का शासक था, देवराय प्रथम। तो देखिएगा, देवराय प्रथम तो इनके समय में पहला दिया है कि निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की। बिल्कुल सही है भाई, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। दूसरा दिया है तेलुगु कवि श्रीनाथ इसके दरबार में थे। बिल्कुल ठीक है, ये भी तेलुगु के महान कवि हुए हैं श्रीनाथ, जो कि देवराय प्रथम के दरबारी कवि हुआ करते थे। अगला दिया है इसने फिरोज शाह बहमन की बेटी से विवाह किया। तो देखिएगा, देवराय प्रथम इनका जो युद्ध है ना फिरोज शाह बहमन के साथ होता है। फिरोज शाह बहमन जो कि बहमनी साम्राज्य का सुल्तान था, और इस युद्ध में देवराय प्रथम की हार होती है, जिसके बाद जो देवराय प्रथम है वो अपनी बेटी का विवाह फिरोज बहमन शाह के साथ कर देता है। अब इस विवाह को, जिसमें देवराय प्रथम की बेटी का विवाह फिरोज बहमन शाह से हुआ था, तो इस विवाह को सोनार की बेटी का विवाह भी कहा जाता है। सोनार यहां किसको कहा गया है? देवराय प्रथम को। सोनार जो है मतलब जो सोना चांदी बनाता है वो बड़ा पैसे वाला होता है। तो एक तरह से देवराय प्रथम को बड़ा पैसे वाला एक मतलब शक्तिशाली शासक था ना देवराय प्रथम, तो वो हार गया और अपनी बेटी का विवाह अपने शत्रु के साथ करने के लिए बाध्य हुआ। तो इसीलिए इसको सोनार की बेटी का विवाह कहते हैं। अगला दिया है तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया। तो ये भी सही है भाई। तो यहां पर चारों कथन सही होंगे। उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन दिया है मध्यकालीन किस शासक की मृत्यु खेल खेलते समय हुए दुर्घटना के कारण हुई थी? तो मध्यकालीन, तो देखो इनमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी मृत्यु हुई थी 1210 में। कब? 1210 में लाहौर में।
खेल खेलते समय घोड़े से गिर गया था, जिस कारण इसकी मृत्यु हो गई। कौन सा खेल खेल रहा था? तो चौगान। चौगान आज जो जिसको पोलो कहा जाता है ना, पोलो, तो ये जो पोलो है चौगान घोड़े में बैठ करके खेला जाता है, हॉकी टाइप का होता है। तो ये खेल खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में 1210 में, और घोड़े से गिरने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। अगर बात करें गयासुद्दीन तुगलक की, तो भाई गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है ना, इसके बेटे जौना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक, उसने इसकी हत्या की थी। एक लकड़ी का महल तैयार करवाया जाता है जौना खां के द्वारा, जिसमें वह अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक को ठहरवाता है और बाद में उस घर को गिरवा देता है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर लोदी की अगर हम बात करें तो इसको गले की बीमारी हुई थी, जिस कारण इसकी मृत्यु हुई। हुमायूं की मृत्यु भाई ये भी बड़े अतरंगी तरीके से इसकी मृत्यु हुई थी। हुमायूं जब दीन पनाह महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो फिसल करके गिर जाता है, जिस कारण लुढ़कते हुए नीचे आ जाता है, सर्वर फट जाता होगा, जिस कारण कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाकी का भी आप ध्यान रखेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक खेल खेलते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है, चंगेज खां किस सुल्तान का समकालीन था? भाई चंगेज खां ये एक मंगोल आक्रमणकारी था, और इसके आतंक से पूरा जो पश्चिम एशिया है ना, वो काफी मतलब आतंकित था। तो ये इल्तुतमिश का समकालीन था, लेकिन इसने जो है भारत के अंदर आक्रमण नहीं किया। हाँ, भारत के सीमा तक जरूर पहुंच गया था। इसका एक शत्रु जो कि फारस का जो शाह था ना, अलाउद्दीन मंगबरनी, तो वो शायद भारत आ गया था। तो उसको जो है इसने मतलब जो चंगेज खां था, उसने इल्तुतमिश से कहा कि आप मेरे शत्रु को शरण मत दीजिएगा, अगर शरण दोगे तो मैं आक्रमण कर दूंगा। तो जो इल्तुतमिश है वो चंगेज खां के शत्रु को शरण नहीं देता है, जिस कारण से उस शत्रु को जो है ना भारत से भागना पड़ता है। तो चंगेज खां भी भारत पे अटैक नहीं करता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, किस ग्रंथ का प्राचीन नाम जय संहिता था? काफी बार पूछा गया है, वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है। महाभारत को जो है किसी समय में जय संहिता कहा जाता था, और बाद में गुप्त काल में जब गुप्त आए ना, तो उस समय जो है इसको क्या कहते हैं, महाभारत नाम दिया गया, क्योंकि इस समय तक गुप्त काल तक आते आते जो जय संहिता है इसमें श्लोकों की संख्या काफी बढ़ गई थी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सुमेलित करने को बोला जा रहा है। एक तरफ वेद दिया है, दूसरी तरफ ब्राह्मण दिया हुआ है। तो देखते हैं भाई, ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो इसका होगा कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद का क्या होगा? कौशितकी ब्राह्मण। तो ये हो जाएगा आपका ए का दो। उसके बाद देखिएगा सामवेद, इसका हो जाएगा तांडव। यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ। अथर्ववेद का गोपद। तो क्या उत्तर बन रहा है आपका? 2 3 4 1 2 3 4 1 ये जो है आपका कूट बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना वेद आदि से संबंधित। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में क्या सत्य है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हिंदी में बोला जाए तो देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। तो पहला दिया है, यह एक्ट लिट्टन के समय आया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, वायसराय लॉर्ड लिट्टन, जो कि 1876 से लेकर के 1880 तक भारत का वायसराय था। उसके बाद दिया है, यह एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समाचार पत्र सोम प्रकाश के विरोध में लाया गया था। यह भी सही है। वैसे तो बाकी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर भी लगाम लगाना था, लेकिन विशेष करके इस सोम प्रकाश पत्र पर प्रतिबंध लगाना था। तो बिल्कुल ठीक है ये। अगला दिया है, अमृत बाजार पत्रिका ने इस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दिया। ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका जो कि कलकत्ता से निकलता था, यही शायद ना अब एबीपी न्यूज के नाम से जाना जाता है मेरे ख्याल से, आप लोग बताइएगा। तो ये जो अमृत बाजार पत्रिका है, इसने अपनी भाषा अंग्रेजी कर दी, क्योंकि ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था ये भारतीय भाषाओं पर लागू होता था, विदेशी भाषाओं पर नहीं। तो तीनों कथन यहां पर सही है। ये द जो है आपका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, गौतम बुद्ध का हृदय किन दृश्यों से द्रवित हो उठा? मतलब जो गौतम बुद्ध है वो कुछ घटनाओं को देखते हैं जिससे उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो देखो, एक वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, चिता को देखा, सन्यासी को देखा। तो इन चारों को वो देखते हैं, जिसके बाद उनका जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा द।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, राजाराज प्रथम ने अपने शासनकाल में चोल अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक भूमिका के साथ करवाने की प्रथा की शुरुआत की। बिल्कुल ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। जो राजराज प्रथम है, जब वो अभिलेख वगैरह खुदवाता था, तैयार करवाता था, तो उसका जो प्रारंभ है वो ऐतिहासिक भूमिका के साथ करवाता था। अगला दिया है, राजाराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। जी हाँ, बिल्कुल सही है, जो तंजौर में है ना बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला दिया है, श्रीलंका पर आक्रमण किया एवं उसे अपने राज्य में मिला लिया। ये भी ठीक है भाई, तो यहां पर तीनों ही कथन सत्य होंगे आपके। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कश्मीर के शाहमीर वंश के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कश्मीर का शाहमीर वंश, तो इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये आपने बताना है। तो देखते हैं, पहला कथन दिया है, सुल्तान सिकंदर तैमूर का समकालीन था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो सिकंदर है ना, इसके अगर हम शासनकाल की बात करें तो 1389 से लेकर के 1214 इसका जो है, 1389, माफी चाहूंगा मैं, क्या बोल रहा हूं, से 1420, 1389 से 1420 तक सिकंदर का शासनकाल था। और इसी समय 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तो पहला कथन सही होगा। अगला दिया है, जैनुल आबदीन ने महाभारत व राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। ये भी सही है भाई। जैनुल आबदीन जो कि 1420 से 1470 तक कश्मीर का शासक था, मतलब सिकंदर के बाद। अगला दिया है, तैमूर लंग ने कश्मीर को जीत लिया था। तो भाई ये गलत है। जो सिकंदर था ना, उसने तैमूर के आक्रमण को विफल कर दिया। तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था, लेकिन सिकंदर ने उसे विफल कर दिया। अगला हम लोग देखते हैं। अगला दिया है, जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है ये, तो यहां पर आपका जो स है वो असत्य है, मतलब वही आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किन विजय अभियानों का स्वयं नेतृत्व किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल, खिलजी वंश का शासक था ना, शासनकाल जो है 1296 से 1316 तक। और ये जो है, इसने काफी अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, दक्षिण भारत को भी इसने जीत लिया था। तो इसने किन विजय अभियानों का स्वयं नेतृत्व किया, ये आपको बताना है। एक तो भाई रणथंभौर, दूसरा चित्तौड़, इन दोनों में इसने खुद ने नेतृत्व किया था। बात करें अगर रणथंभौर की, तो रणथंभौर में जो है ना 1301 में आक्रमण किया गया, जिसमें खिलजी की सेना का नेतृत्व खुद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। रणथंभौर के शासक कौन थे? तो हमीर देव। हमीर देव जो है युद्ध क्षेत्र में ही मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वहीं अगर हम चित्तौड़ की बात करें तो 1303, चित्तौड़ में भाई शासक कौन थे? तो रावल रतन सिंह, जिनकी पत्नी थी महारानी पद्मावती देवी। यहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया। बाकी जो वारंगल है, यहां पर मलिक काफूर गया हुआ था, प्रताप रुद्रदेव यहाँ का शासक था ना। गुजरात में जो उलुग खां है, ये सब लोग गए थे गुजरात में राजा कर्ण वो शासक था ना। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 4, मतलब रणथंभौर और चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी जो है खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया था। 2 उत्तर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।